टॉपिक है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। टॉपिक का नाम क्या था? तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। चैप्टर का नाम है तृतीयक मतलब होता तीसरा, चतुर्थक का मतलब होता है चौथा। तो तृतीयक क्रियाकलाप क्या है हम लोगों ने कल चर्चा किया था, याद होगा सारे बच्चों को। तृतीयक क्रिया क्या है या तृतीय क्रिया किसे कहते हैं, कल की क्लास में हम लोगों ने जाना। और ये जाना था कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के उत्पाद को, याद करो, उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली जो क्रिया है उस क्रिया को हम तृतीय क्रिया के नाम से। और तृतीय क्रिया में हम लोगों ने कल के क्लास में क्या जाना था, तो तृतीय क्रिया में हम लोगों ने व्यापार को पढ़ा था। हाँ, वाणिज्य कहो या व्यापार कहो। व्यापार के अलावा हम लोगों ने खुदरा व्यापार भी पढ़ा था, खुदरा व्यापार को पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने थोक व्यापार को पढ़ा था और थोक व्यापार के अलावा हम लोगों ने परिवहन को पढ़ा था। क्या पढ़ा था? परिवहन को पढ़ा था। इसमें एक बात हम लोग कुछ लिखने के क्रम में छोड़ दिए जिसके बारे में चर्चा आज होगी, उसका नाम है पर्यटन। क्या नाम है? एक बात हमने छोड़ा जिसका नाम क्या है? पर्यटन। मन में एक प्रश्न होगा, ये पर्यटन है क्या या पर्यटन कहते किसे? पर्यटन क्या है, पर्यटन कहते किसे हैं? तो आप सबने जाना होगा पर्यटन माने होता है घूमना। पर्यटन का शाब्दिक अर्थ मतलब क्या होता है? पर्यटन का शाब्दिक अर्थ होता है घूमना, याद रहेगा। मतलब मनोरंजन के उद्देश्य से। किस उद्देश्य से? मनोरंजन के उद्देश्य से। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे क्या कहोगे? पर्यटन। मनोरंजन के उद्देश्य से। किसी काम से गए हैं तो वो मनोरंजन पर्यटन नहीं कहलाएगा। गलत कि सही? मनोरंजन के उद्देश्य से की गई यात्रा को पर्यटन के नाम से जानते हैं। मनोरंजन के उद्देश्य से किया गया यात्रा क्या कहलाता है? और पर्यटन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हाँ, ये जो पर्यटन है ये दो बातों पर निर्भर करती है। पर्यटन कितने बातों पर निर्भर करती है? दो बातों पर निर्भर करती है। पहला है मांग। पहला क्या है? और दूसरा होगा परिवहन की सुविधा। परिवहन की सुविधा। पर्यटन कितने बात पर निर्भर करती? मांग कि पर्यटन क्षेत्र का हमारी सरकार डेवलप कर रही, विकास कर रही है, लेकिन उसका डिमांड है कि नहीं है। देखिएगा, लोग, सरकार भी उसी प्रकार के पर्यटन को विकसित करती है जिस टाइप का लोगों के द्वारा डिमांड किया जा रहा है। जैसे आपके सीतामढ़ी में हम कल या एक बार और देखे थे वाटर पार्क, नहीं, बरियारपुर के अगल बगल में हरुपौली गांव में बन रहा है। अभी मेरा ये कहना क्यों बना रहा है? क्योंकि आजकल उसका डिमांड ज्यादा है। गलत कि सही? उसका डिमांड गर्मी में क्या है? ज्यादा है, या हमेशा उसका डिमांड ज्यादा रहता है। बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र में सुन रहे हैं कि बन रहा है। वो ग्रामीण क्षेत्र में होगा, जमीन लीज पर ले लिया, सस्ता मिला होगा, या उसका खुद का जमीन होगा। लीज पर लेना तो संभव है नहीं, उतना कुछ भी कर सकता है। लीज पर भी लिया होगा या खुद का अपना उसका जमीन होगा। और आजकल देख रहा है कि लोग, आजकल के युवा पीढ़ी के लोग जो है खूब घूमने जा रहा है। उस टाइप का जगह का खोज ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है।
तो पर्यटन का पहला प्रायोजन क्या करता है? मांग। सरकार हो या कोई उद्योगपति हो, उसी प्रकार के घूमने फिरने वाले जगह का निर्माण करते हैं जैसा आपकी क्या होती है? डिमांड होती है। गलत है कि सही? सही है। होटल में पहले हम लोग ये ऊपर छत खपरा वाला घर है, नीचा बेंच उंच रखा, उसी में बैठ के खा लिया करते थे। लेकिन आज डिमांड है ना एसी होटल हो, सैलून में भी एसी का डिमांड हो रहा है, हर कुछ। तो जैसा आप डिमांड कर रहे हो पूंजीपति वर्ग के लोग उसी प्रकार का बना रहा है और आपके पॉकेट से पैसा को निकाल रहा है। तो पर्यटन निर्भर किस पर करता है? मांग पर। किस प्रकार का डिमांड करते हो? और डिमांड तो कर दिए, लेकिन आने जाने की सुविधा होनी चाहिए। घूमने वाला जगह बन गया और वहां आने जाने के लिए सड़कें नहीं है, तो क्या उस आगे बढ़ पाएगा वो? तो पर्यटन कितने बातों पर निर्भर करती है? 2 बातों पर। अब है पर्यटन को प्रभावित करने वाला कारक हो सकता है कौन कौन? पर्यटन को प्रभावित करने वाला कारक, मतलब वह कौन कौन से कारक है जो पर्यटन को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो पर्यटन को प्रभावित करने में सबसे पहला कारक क्या है? जलवायु। क्या है? मतलब जहां आप घूमने जा रहे हैं वहां का जलवायु कैसा है? जैसे गर्मी क्षेत्र में अभी गर्मी पड़ रही, तब ठंडा का तलाश करोगे। गलत कि सही? और ठंडा क्षेत्र में है तो गर्म क्षेत्र की, जैसे गर्मी के छुट्टी लोग होता है तो ऑफिसर लोग क्या होते हैं? मसूरी, नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग। गलत कि सही? घूमने जाते हैं। क्यों? ये जो शहर का मैं नाम बोला हूं वो शहर मैदानी भाग में नहीं है, पहाड़ों पर बसा हुआ शहर, पहाड़ी क्षेत्र में है। और आप जानते हैं, पढ़ा दिया हूं भूगोल में ही, कि गर्मी के दिनों में पहाड़ी क्षेत्र का जो मौसम होता है, जो जलवायु होती है, सदाबहार होती है। नहीं, वहां खूब न ठंडी पड़ती न खूब गर्मी पर, मीडियम रहता है। तो वहां और दूसरी बात वो है कि वहां का इन्वायरमेंट भी स्वच्छ है। शाम को आप लोग तो दिमाग लगाते नहीं है, कभी कभी शाम को आप सीतामढ़ी शहर में रहते हो, थोड़ा आकाश की ओर नजर दौड़ाइएगा, लगेगा पूरा धुआं धुआं ब्लैक ब्लैक हो चुका है। दिन भर इतनी गाड़ियां चलती है, उस गाड़ियों से धूल उड़ता है, गाड़ी के सिलेंसर से धुआं निकलते हुए आकाश में जाके जम जा रहा है, स्मॉग की तरह बनता जा रहा है, इतना प्रदूषण है। नहीं, आप आज मूल्यांकन करके देखिएगा, लगेगा पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा है। पहले इतना नहीं हुआ करता था, मतलब प्रदूषण की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जलवायु साफ होता है, पहाड़ों पर देखिएगा प्रदूषण भी कम होता है। वहां जाता है 10 दिन 15 दिन ठहर लेता है तो स्वास्थ्य भी क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है, मनोरंजन भी हो गया, मौसम भी अच्छा मिल गया और स्वास्थ्य भी का भी लाभ मिल गया उससे। तो पहला घूमने वाला जगह का जलवायु आपके अनुकूल होना। दूसरा भूदृश्य। दूसरा क्या है भाई? घूमने तब न जाएंगे वहां के भूमि के जो ऐसा बनावट है, दृश्य मतलब बनावट जो देखने में आकर्षक लगा हो। देखिए जहां जहां घूमने वाला जगह है ना, ऐसा ऐसा डिजाइन बना देता है कि आपके मन को मोह लेता है। नहीं, पार्क वगैरह में पत्थर का ही या घास को ही काटकर ऐसा ऐसा सुंदर डिजाइन बना देता है, या जमीन की ही फिल्मों में देखिएगा शूटिंग करता है तो पहाड़ी क्षेत्र में ले जाएगा जहां ऐसे पहाड़ को कटिंग किए हुआ है कि देखने में लगे बनाया कैसे होगा। तो भूमि का जो दृश्य है, भूमि की जो बनावट है, थोड़ा अजूबा होता है। अजूबा होगा तब तो देखिएगा, जो हमेशा आप देखते हैं वो देखने में अच्छा लगेगा। कुछ अलग हटकर होगा तो आपको देखने में आकर्षक लगेगा, अच्छा लगेगा और वहां पे जाओगे घूमने। इसके अलावा संस्कृति क्या है? आपके कल्चर से जुड़ा हुआ हो। देखिएगा जैसे इस्लाम धर्म के कल्चर से जुड़ा हुआ है अजमेर शरीफ, मैक्सिमम लोग चाहता है कि हो तो वहाँ घूम के एक बार चला। ईसाई सिखों का है पंजाब में अमृतसर, और हिंदुओं में तो बहुत सारा है, काशी है, नहीं वैष्णो माता मंदिर है, कौन है, विंध्याचली देवी है। मतलब सब लोग संस्कृति आपके धर्म और परंपरा से जुड़ा हुआ जगह हो। सब लोग घूमने भी जाता है ना, तो मुसलमान धर्म के लोग अपने कल्चर से जुड़े जगह पर जाएंगे।
ईसाई वाला होगा तो अपने ईसाइयत से जुड़ा हुआ, हिंदू है तो अपने हिंदू देवी देवता मंदिर या अपने महापुरुषों के आसपास घूमने जाएगा। तो ये पर्यटन और उसको प्रभावित करने वाले तीनों को कारक है। अब एक अगला प्रश्न आता है जो हम कहे कि कल पढ़ेंगे, उसका नाम है चतुर्थक क्रियाएं। क्या है? चतुर्थक क्रियाएं मतलब चौथी क्रिया। चतुर्थक क्रिया क्या है या चतुर्थक क्रिया से आप क्या समझते हैं? एक लाइन में कहा जाए तो ज्ञान आधारित क्रिया को, ज्ञान आधारित क्रियाओं को चतुर्थक क्रिया कहते हैं। बता रहा हूं, ज्ञान आधारित क्रिया को हम क्या कहते हैं? चतुर्थक क्रिया कहते हैं। अब कहोगे सर वह कौन सी क्रिया है जिसमें ज्ञान होता है? तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, शोध होगा। मतलब शोध में क्या हुआ, जैसे पेड़ से अगर फल टूटता है, पेड़ से अगर, वृक्ष से अगर पत्ता टूटता है तो नीचे ही क्यों गिरता है? हाँ वो आप जान गए हैं तब ना, आखिर कुछ ना कुछ उसमें बात है। तो ज्ञान आधारित क्रिया को हम क्या कहेंगे? इसमें वही काम करेंगे जिससे नॉलेज से जुड़ा हुआ होगा। जैसे शिक्षण और प्रशिक्षण, आप शिक्षण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इससे क्या आपको मिल रहा है? तो ज्ञान, नॉलेज मिल रहा है। तो ज्ञान देने वाले सभी काम को हम क्या कहते हैं? और जो काम करो उस काम को करने से आपको क्या मिल रहा है? नॉलेज मिल रहा है। नहीं, तो ज्ञान आधारित क्रिया को हम क्या कहते हैं? चतुर्थक क्रिया के नाम से जानते हैं। उदाहरण बहुत हो सकता है, वो अपना सोच विकसित करो आप। जिस काम से आपको क्या मिलता हो? नॉलेज मिल रहा हो। जिस कार्य को करने से क्या मिल रहा हो? नॉलेज की प्राप्ति हो रही हो, उस क्रिया को क्या कहोगे? चतुर्थक क्रिया के नाम से। और एक लास्ट आता है पंचम क्रिया। क्या आता है? पंचम क्रियाएं। पंचम मतलब पांचवी, पंचम मतलब क्रिया मतलब काम। मन में होगा ये पंचम क्रिया क्या है? तो वह क्रिया जिसमें नवीन एवं वर्तमान, नवीन एवं वर्तमान किसका? विचारों का। नवीन का मतलब क्या होता है? नया, रचना, वह पुनर्गठन तथा व्याख्या किया जाता है। मतलब वह क्रिया, वह कार्य जिसमें नवीन मतलब क्या होता है? नया, और वर्तमान कुछ नया विचार। वर्तमान में जो विचार चल रहा है आपके मन में, वर्तमान में आपके मन में जो सोच चल रहा है, वो उस सोच से आप नया जो विचार पैदा करना चाहते हैं उसको रचना हम करते हैं। माने वर्तमान विचार को जो देखते हुए कुछ अपने मन में नया प्रकार के विचार को जो विकसित कर देते हैं, उसकी जो व्याख्या और पुनर्गठन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जैसे गणित आप बनाते हैं, नहीं गुरु जी सिखाए हो कि माना की संख्या बराबर 1 से, नहीं रचना करके बनाते हैं ना, कि मान लिया एक संख्या का मानु राशि है और दोनों का योग मान लो 350 है, दूसरी संख्या क्या होगी? तो माना कि पहली संख्या बराबर 79 और दूसरी संख्या बराबर 389 माइनस 79, ऐसे करके कुछ बनाते हैं ना। एक साधारण मान किया पूरा सही व्याख्या कर देते हैं। तो माने आपके पास जो डाटा था, उसी एक डाटा को आधार मानकर दूसरी डाटा का क्या कर लेते हैं? खोज कर लेते हैं। उसी को क्या कहते हैं? पंचम क्रिया। और पंचम क्रिया में निर्णय देने वाले कौन होगा? निर्णय
देने वाले और निर्णय लेने वाले के कार्य को शामिल किया जाता है। निर्णय कौन दे रहा है? जो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं। और निर्णय ले क्या रहा है? कौन रहा है? सरकार, कि हमें ये कार्य करनी है। जैसे कल हमने सुना कहीं कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने क्या किया है कि सीतामढ़ी जिला में 500 एकड़ जमीन का अलॉट कर रहा है, औद्योगिक सेक्टर डेवलप करेगा वो। मतलब 500 बीघा जमीन सरकार का अपना यहाँ होगा या कहीं से वो मॉर्गेज करेगा और उस 500 एकड़ जमीन के इर्द गिर्द में कल कारखाना का क्षेत्र विकसित करेगा। ये सब कुछ नहीं है, चुनावी फंडा है। हाँ, लोगों को क्या करेगा? मुंगेरी लाल का सपना दिखा रहा है, करे हमने इतना जमीन एक्वायर करूंगा, यहाँ कारखाना लगाऊंगा, यहाँ के बिहार के जो मजदूर हैं दिल्ली मुंबई कलकत्ता कमाने जाते हैं। कब से हो रहा है? ठीक, कब से हो रहा है? तो आपको बिहार में ही रहना होगा, आपको रोजगार की तलाश से बाहर जाने की जरूरत नहीं। ये जनता के लिए मुंगेरी लाल का क्या है? सपना है। गलत कि सही? क्या इससे पहले ही लगातार इतना बार मुख्यमंत्री रहे? इससे पहले को याद नहीं आया था क्या? 2 महीना के बाद चुनाव के अधिसूचना जारी होने वाली तभी याद आया कि नहीं, हम देंगे यहाँ जमीन यहाँ के लोगों को। हम मेन उद्देश्य ये करना। जनता भी पूर्वक समझ गई है कि चुनावी। तो ये जान गए। एक और आता है छोटा सा प्रश्न, कई बार पूछा भी गया है, बाह्यस्रोती क्या है? बाह्यस्रोती क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं आउटसोर्सिंग क्या है? एक नया ट्रेंडिंग कारोबार चल रहा है। देखिएगा, जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा, एक नया प्रश्न, बहुराष्ट्रीय निगम। बहुराष्ट्रीय निगम, निगम को कंपनी भी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? तो वह कंपनी जिसका कारोबार कई देशों में फैला हो, एक से अधिक देशों में जिसका कारोबार फैला हो, उस कंपनी को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज। तो कहता कि आउटसोर्सिंग क्या है, बाह्यस्रोती क्या है? तो जब कोई बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना काम खुद न करके बाहरी स्रोतों से करवा लेती है, नहीं, उसे कहता है आउटसोर्सिंग। आउट मतलब तो बाहर, सोर्सिंग मतलब स्रोत। बाहर मतलब बाहरी, स्रोती मतलब बाहरी साधनों से अपना काम को करवा लेना। सामान सब आप उसको दीजिएगा, सामान क्या करोगे? आप दोगे, काम कर देगा और काम करके आपके घरों पहुंचा देगा। जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने काम को खुद ना करके दूसरी से करवा लेता है और केवल ऊपर अपना मोहर मार देता है, गलत है कि सही? जैसे बाबा रामदेव पतंजलि के माध्यम से पहले इन्होंने कुछ दवा हुआ बेचना शुरू किया, अब हर ब्रांड बेच रही है। भाई इतना बड़ा हो गया कि सब कुछ अपना खेती में उगाते हैं, कुछ नहीं बुरबक बना रहे हो, वो मार्केट से ही सब कुछ खरीदते हैं और टीन के दीवा पर अपन पहले पुरनका लेवल को उखाड़ के अब पतंजलि वाला लेवल लगा देते हैं। गलत कि सही? केवल बढ़िया ये काम न करता है, लेवल उखाड़ता, लेवल को चिपकाता है। काम कोई और करता होगा, उसे खरीद लेते होंगे, आइए अपन मोहर मार देते होंगे। तो ये हो गई पतंजलि के। क्या नहीं मार लेगा? हम तो ही समझा रहा हूं बाह्यस्रोती क्या है, कि जब कोई बड़ी बड़ी कंपनी सब काम खुद नहीं करता है, अपने काम को बाहरी स्रोतों से क्या कर लेता है? करवा लेता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं बाह्यस्रोती या आउट सोर्सिंग। फिर होगा बहुराष्ट्रीय निगम क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिस कंपनी का कारोबार एक से अधिक देशों में है। जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड डाबर का है, बहुत कंपनी है, कोका कोला है, पेप्सी है, रिलायंस है, टाटा है, महिंद्रा है। इस सब का कारोबार एक देश में नहीं है, एक से अधिक देशों में है। तो जिस कंपनी का बिजनेस कारोबार एक से अधिक देशों में होता है, उस कंपनी को क्या कहते हैं?
और एक नया बात चल रहा है, कार्य की प्रकृति। एक बार पूछा गया प्रश्न है, कार्य की प्रकृति और कॉलर का रंग, कॉलर का रंग। हम भी दुनिया में सभी लोग काम कर रहे हैं, कॉलर ये होता है, शॉर्ट का जो ऊपरी हिस्सा होता है क्या कहते हैं, मतलब कौन सा काम करेंगे तो आपके काम के आधार पर आपके कॉलर का रंग तय हो गया। जैसे एक है लाल कॉलर, कॉलर का रंग क्या होगा, लाल। एक लाइन में जानो ना, जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करता है ना, प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाल कॉलर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये नहीं लिखाऊंगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन काम आता है, हम विस्तार से पढ़े। शिकार होगा, खनन होगा, पशुपालन होगा, कृषि होगा, हाँ लकड़ी काटना भी होगा, क्यों नहीं होगा। अगर आपसे प्रश्न कर दे, कराओ, मान लो तुम्हारे पिताजी खेतीबाड़ी करते हैं, मानेगा कि ना? तो पूछे तुमसे कि तुम्हारे पिताजी के कॉलर का रंग कैसा है? लाल। लाल। सिट डाउन। कोई किसी के पिताजी खेती पशु पालते हैं, उससे पूछेगा तुम्हारे पिताजी के कॉलर का रंग कैसा है? मतलब प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के कॉलर का रंग कैसा होता है? दूसरा, पंचम क्रियाकलाप कौन होगा? पंचम क्रिया में सम्मिलित लोगों के कॉलर का रंग कैसा होता है? श्वेत होगा, स्वर्ण होगा ना। सोना गोल्डन कलर का होता है, मतलब हल्का पीलापन लिए हुए। पंचम क्रिया में क्या है? निर्णय लेने वाले बड़े बड़े ऑफिसर का काम, बड़े बड़े जो रिसर्च इन्वेंशन करते हैं उन सबके काम को, जो नए नए विचार का सृजन करते हैं, नए नए विचारों का निर्माण करते हैं। साइंटिस्ट लोग ने सोचता है कि हम और आप सोचते हैं, साइंटिस्ट लोग सोच लेता है। तो उन सबके कार्य को उसकी कलर का रंग कैसा होगा? स्वर्ण कलर। उसके बाद है अति कुशल। अति कुशल श्रमिक कह दे हम, लेबर तो सब होता है लेकिन कुछ एकदम एक्सपर्ट होता है। वो जो काम करेगा उसमें किसी प्रकार की कभी भी गड़बड़ी, वो आंखों मुंह के काम कर देगा तो गड़बड़ाएगा नहीं, जल्दी की सही। जैसे आपके सीतामढ़ी शहर में बहुत सारे डॉक्टर हैं, चीर फाड़ करने वाले को सर्जन कहते हैं, कुछ का नाम चलता है। अरे उसका ऑपरेशन हमेशा सफल ही होता है, गड़बड़ी नहीं होती है। मैं कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग के नजर में है कि सबसे बढ़िया फलानमा है, इसका तो वो चीर फाड़ करने में एकदम एक्सपर्ट हो चुका है। अति कुशल श्रमिक के या व्यवसायी के कॉलर का रंग कैसा होता है? श्वेत। सफेद मतलब सफेद, अंग्रेजी में क्या कहोगे? व्हाइट कहो। एक होगा कम दक्षता वाले, हाँ कह सकते हैं कम दक्षता वाले काम, माने काम तो कर रहे हैं लेकिन आपका कार्य क्या है? कम दक्षता वाला। बॉडी का यूज ज्यादा करते, ब्रेन का यूज होता ही नहीं है। तो कम दक्षता वाले काम के करने वाले लोगों का कलर का रंग कैसा होता है? धूसर, माने मटमैला। कम दक्षता वाले काम अगर आप कर रहे हैं तो वैसे लोगों के कॉलर का रंग कैसा होता है? और पांचवा होगा जो उत्पादन के कार्य में लगा हुआ हो। किसमें? जो उत्पादन कार्य में लगा हुआ हो उसके कॉलर का रंग कैसा होगा? नीला या गुलाबी। उत्पादन कार्य में जो व्यक्ति लगा हुआ उसके कॉलर का रंग कैसा होगा? नीला या गुलाबी। ठीक है, तो ये रहा आपका तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। अभी अगला जो चैप्टर है मंगल को पढ़ेंगे, परिवहन और संचार, लेकिन विश्व के संदर्भ में। हमने कहा ना परिवहन संचार यहाँ मैं पढ़ाया हूँ, लेकिन उसके अलग टॉपिक ही मिल जाएगा आपको। दूसरा जैसे मान लो ना मेरा ही मटमैला 90 ज्यादा उजला होगा ना,